लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों। भरोसा रख खुदा पर और अपने हौसलों पर। एक समय आएगा कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, अपने मंजिल को हासिल करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको भरोसा रखना होगा खुदा पे और अपने हौसलों पर। फिर आपको जितना उड़ना है आप उड़ सकते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को बेटा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। काफी महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए आज लेकर आया हूं, भारत का भूगोल नंबर 1 सीरीज। भारत का भूगोल नंबर 1 सीरीज आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो भी एग्जाम में आप बैठेंगे यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, इसलिए सभी लोग रेडी हो जाएं। सभी लोग हाई जोश के साथ जो है वो क्लास को देखना शुरू करें, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करें। लेकिन इससे पहले आप सभी क्लास को शेयर करें, सभी लोग क्लास को शेयर करें। जो लोग नए हैं प्लीज क्लास को सब्सक्राइब करें, सभी लोग लाइक शेयर करते रहें और क्लास का आनंद लें। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त किए, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी जो है वो देखने जा रहे हैं। तो जो लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्लास नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, आपको जो है ये 1 से लेकर 40 तक वीडियो मिलेगा, आप सभी उसे देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग पीछे की वीडियो रिकॉल करें, क्योंकि लिए आपके लिए होली धमाका में आपके लिए जो है वो स्पेशल सीरीज लेकर आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज, जिसमें पीछे जितने क्लासेज हुए हैं वो सभी का टेस्ट है। तो आप सभी उसे देखकर अपने टेस्ट के लिए तैयारी में लग जाएं, ताकि आप टेस्ट में बेहतर कर सके। इसलिए सभी लोग तैयारी में जुटे और आज हम लोग काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो सभी लोग रेडी हो जाएं, आप सभी लोग रेडी हो जाएं, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ला रहे हैं। और सभी लोग समय से जुड़े और सभी लोग समय से एग्जिट हो। जब क्लास समाप्त हो तभी आप यहां से जाएं, क्योंकि आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें, लाइव चैट में आप सभी क्वेश्चन का आंसर करें, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ने की आदत हो जाए। तो इस तरह से सभी लोग रेडी हो जाएं और काफी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। तो आप सभी काफी एक्साइटेड होंगे आज के क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन लाया जाए आप सभी के लिए, आप सभी रेडी हैं? क्वेश्चन लाया जाए, सभी लोग एक्साइटेड होंगे आज के क्वेश्चन, क्योंकि भारत का भूगोल है, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और काफी इंटरेस्टेड चैप्टर है ये भारत का भूगोल। तो सभी लोग जो है वो रेडी हो गए, आप सभी रेडी हो गए, क्वेश्चन लाया जाए आपके लिए, आप सभी रेडी हो गए? तो ठीक है, आप सभी रेडी हो जाएं। सबसे पहले हम देखेंगे आज किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये है अपना भारत, और भारत से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। कुछ लोग का डिमांड था कि सर मैप के साथ, तो सबसे पहले आज हम आपके लिए मैप लेकर ही आए हैं। तो इस तरह से ये मेरा मैप है और मैप के सहारे हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे। पहले आप लोग आंसर करें, उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे और समझाएंगे। आप सभी लोग दिमाग खोल कर बैठे और सिर्फ अभी सोचना है क्लास के बारे में, इसके अलावा माइंड में कुछ भी नहीं आना चाहिए। और सभी लोग आ जाएं, रेडी हो जाएं और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप सभी लोग रेडी हो जाएं। तो 1 नंबर क्वेश्चन है आज का 1 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का नाम हिंदुस्तान रखा किसने? तो भारत का नाम हिंदुस्तान किसने रखा? आप सभी लोग इसका आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है फारसी, सेकेंड है यूनानी, थर्ड है ब्रिटेन और फोर्थ है कोई नहीं। तो भारत का नाम हिंदुस्तान कौन रखा? सभी लोग आंसर करें। भारत का नाम हिंदुस्तान कौन रखा? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें।
सभी लोग, जितने लोग क्लास में जुड़ते हैं सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें, सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं और आज काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है आपके लिए भारत का भूगोल, तो आप सभी इसका आंसर करें। तो भारत का नाम हिंदुस्तान किसने रखा? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर फारसियों ने। फारसी लोग, जिसे पहले अभी ईरान कहा जाता है, यानी कि फारस का नया नाम ईरान है। तो जब फारसियों ने भारत पर आक्रमण किया था, आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले भारत पर विदेशी आक्रमण जो हुआ था वो फारसियों ने किया था। 518 ईसा पूर्व में फारस के शासक, हखमनी वंश के शासक था दारा प्रथम या डेरियस प्रथम, उसने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसी समय ये लोग सिंधु नदी के आसपास रहे थे। तो सिंधु के नाम पर जो है वो स का उच्चारण फारसी लोग ह करते थे, तो सिंधु की जगह उसका नाम हिंदू रखे थे और इसी से हमारा देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा था। तो ध्यान रखिएगा कि भारत का नाम हिंदुस्तान कौन रखा था? तो फारसियों ने रखा था और भारत पर पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ था वो फारसियों ने ही किया था। तो इस तरह से हमारा देश का नाम हिंदुस्तान रखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नाम इंडिया रखा, यानी कि भारत का नाम इंडिया कौन रखा? तो आप सभी इसका आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है फारसी, सेकंड है यूनानी, थर्ड है ब्रिटेन और नेक्स्ट है कोई नहीं। तो भारत का नाम इंडिया रखा कौन? इसका आंसर सभी लोग करें, सभी लोग इसका आंसर करें। भारत का नाम इंडिया कौन रखा? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी इसे जो है वो आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। भारत का नाम इंडिया जो है वो यूनानियों ने रखा था, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। भारत का नाम इंडिया यूनानियों ने रखा था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, तो वो जो है वो सिंधु को इंडस रिवर यूनानी लोग बोलते थे। तो इसी आधार पर हमारे देश का नाम जो है वो इंडिया पड़ा था। हमारे देश के नाम यूनानियों ने इंडिया रखा और फारसियों ने हिंदुस्तान रखा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। हमारे देश का नाम आर्यावर्त जो है वो आर्यों ने रखा था, जो कि उत्तर वैदिक काल में इसका नाम आर्यावर्त पड़ा था। आप सभी जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री में सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आर्टिकल हम पढ़ाए थे पूरे पॉलिटी आप सभी को पढ़ा चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में कुल 28 वीडियो मिलेगा पॉलिटी के। उसी में हम बताए थे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को किस नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग आंसर करें। ये सारे क्वेश्चन को आपको बताया जा चुका है कि अनुच्छेद 1 में भारत का नाम जो है क्या है, भारत का नाम क्या है। आप सभी आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है भारत, सेकेंड है इंडिया, थर्ड है A+B और फोर्थ है कोई नहीं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का नाम क्या है, इसका आंसर सभी लोग करें, सभी लोग इसका आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का नाम क्या है? तो ये सारे क्वेश्चन जो है पीछे आपको पॉलिटी में कराया गया है, आप सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इसका आंसर सी होगा। ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में भारत का नाम इंडिया और भारत है। इंडिया डैट इज कॉल्ड भारत, भारत डैट इज कॉल्ड इंडिया, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत का 2 ही नाम है, एक इंडिया है और एक भारत है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि भारत का संवैधानिक नाम जो है वो भारत और इंडिया है, ना कि हिंदुस्तान, आर्यावर्त या जम्बू द्वीप। ये सारा जो है वो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशनल नेम नहीं है। तो यही 2 कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत स्थित है, भारत स्थित है कौन से गोलार्ध में? आप सभी लोग इसका आंसर करें। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? आप सभी लोग इसका आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफी बार आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया गया है कि भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से कि भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है। आप सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर करें कि भारत किस गोलार्ध में है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये मेरा अर्थ है, तो अर्थ है तो आपका जो है वो देख सकते हैं कि जो है वो ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है। और यहाँ से जो है इसके नीचे आप देखते हैं कि इक्वेटर है, ठीक है, तो इक्वेटर ये है और आपका जो है एक लाइन हम यहाँ से खींचे तो इस तरह से अगर हम बात करें तो भारत किस गोलार्ध में आएगा। यहाँ पर भारत है तो भारत किस गोलार्ध में आएगा? तो भारत जो है आप सभी आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है उत्तर पूर्वी, सेकेंड है दक्षिण पूर्वी, थर्ड है उत्तर और फोर्थ है दक्षिण।
तो यहाँ से जो है एक लाइन ये हुआ, हम टोटल विश्व को जो है वो इस तरह से डिवाइड किए जो है, तो भारत जो है किस गोलार्ध में, तो भारत जो है इधर है, तो इधर कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध होगा। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखेंगे तो भारत आप जो है वो इससे ग्लोब से देख सकते हैं कि भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसको ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, कैसा लग रहा है आप सभी को आज का क्वेश्चन? तो काफी आसान लग रहा होगा, काफी आसान लग रहा होगा क्वेश्चन, और काफी इंटरेस्टेड लग रहा होगा, क्योंकि जो है वो आप भारत से परिचित है। एक्चुअली होता क्या है कि जो चीज़ को हम लोग देखते हैं और या जहाँ पे जो है रखते हैं, जिसको करीब से देखे हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हम लोग भारत के वासी हैं और भारत में रहते हैं, तो भारत के बारे में जानते हैं, इसलिए भारत से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाते हैं। लेकिन इसी तरह से आप जो है आपको कोई भी चीज़ टफ लगे, उसे आप बार बार देखते हैं ना, तो आप देखिएगा कि जो है फिर वो आपके लिए काफ़ी आसान बन जाता है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कोई भी चीज़ आपको टफ लगे तो उसको आप 100 बार देख लें, तो 100 बार देख लेंगे तो फिर आपसे क्या होगा कि वो बहुत आसान लगने लगेगा। तो इस तरह से कोई भी टफ चीज़ जो है आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप फॉलो करें, जितने टफ क्वेश्चन लगे आप उसे इतना बार देखें कि वो आपके माइंड में बैठ जाए, और इस तरह से आप एग्जाम में सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना है? ऑप्शन है 2.4%, सेकेंड है 5.7%, सी है 11% और नेक्स्ट है 17.5%। तो भारत का क्षेत्रफल संसार का क्षेत्रफल का क्या है, कितना प्रतिशत? आप सभी लोग आंसर करें, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पे है? सभी लोग आंसर करें। टोटल विश्व को अगर 100% माना जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत पे है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर 2.4%, यानी कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो ध्यान रखेंगे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2.4% इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या का है, यानी कि विश्व के जनसंख्या का भारत का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है आपका सेम है 2.4%, सेकेंड है 5.7%, नेक्स्ट है 11% और नेक्स्ट है 70.5%। तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आप सभी लोग आंसर करें। अभी हम लोग देखें कि 2.4% तो भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व का, तो फिर कितने प्रतिशत जनसंख्या यानी कि सेंसस भारत के अंदर जो है वो रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, डी नंबर 17.5%, यानी कि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या के 17.5% है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ क्षेत्रफल कितना कम है, 2.4% है, और पूरे विश्व के जो है वो हमारे भारत में 17.5% जो है वो पूरे जनसंख्या रखते हैं। तो काफ़ी जो है वो जनसंख्या घनत्व जो है वो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या हो सकता है कि पूरे विश्व का जो है क्षेत्रफल 2.4% है और मात्र इतना प्रतिशत क्षेत्रफल है और जनसंख्या पूरे विश्व के जनसंख्या के 17.5% हमारे देश के अंदर है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में स्थान क्या है? ये सब क्वेश्चन से आप लोग परिचित होंगे, सही आंसर आना चाहिए। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में स्थान क्या है? सभी लोग आंसर करें। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में क्या स्थान है? ऑप्शन है आपका जो है दूसरा, सेकंड है तीसरा, नेक्स्ट है 5वां और फोर्थ है 7वां। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में स्थान क्या है? आप सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में स्थान क्या है? इसका आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, डी नंबर 7, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में 7वां स्थान है। जैसे पहला पे रूस है, फिर रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद भारत। यानी कि भारत से पहले 6 बड़े देश है, जिसमें पहला स्थान पे रूस है, फिर कनाडा, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 6ठा देश ऑस्ट्रेलिया हुआ, और 7वां पर हमारा भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में स्थान क्या है? जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है? तो अभी क्या स्थान है? ऑप्शन है 2, 3, 5, नेक्स्ट है 7। तो जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में स्थान क्या है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर करें कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में स्थान क्या है।
काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर करें। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में स्थान क्या है? सभी लोग इसका आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का विश्व के देशों में स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, 1 नंबर 2, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में स्थान दूसरा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर 1 नंबर होगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में स्थान सेकंड है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो यहां से आपका क्लियर हुआ कि जनसंख्या में दूसरा और क्षेत्रफल में जो है वो हम 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो कि अब पहला होने जा रहे हैं, क्योंकि अब चीन को पछाड़ कर हम लोग जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे जो है नंबर 1 देश बनने जा रहे हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, यानी कि पूरे भारत भर में कितने लगभग गांव हैं। ऑप्शन है आपके पास 5 लाख, सेकेंड है 6,40,000, थर्ड है 8 लाख और फोर्थ है कोई नहीं। तो भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, आप सभी लोग आंसर करें। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान रखें कि भारतवर्ष में लगभग जो है अभी 6,40,932 गांव टोटल है भारत में, यानी कि 6,40,000। तो 6,40,932 गांव अभी हमारे देश के अंदर है। तो उसी में से अपना गांव भी है, अपने बिहार के भी गांव सभी ऐड हैं। तो भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो 6,40,932, यानी कि लगभग 6,40,000। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है मुख्य भूमि का। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। आप सभी इस मैप में समझे, जो हम पहले भारत के मैप देखें, तो भारत की विस्तार की बात करें तो आप यहाँ पर समझेंगे, भारत के विस्तार में आप सभी लोग यहाँ समझेंगे, जैसे भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो यहाँ पर है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, जो कि कन्याकुमारी है, ध्यान रखना है। और भारत का दक्षिणम बिंदु जो है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप में जो है वो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है। तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ध्यान रखेंगे। और इसका जो पॉइंट है ये 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय रेखा है इसका, इंदिरा पॉइंट का। और ये भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी, ये 8 डिग्री 4 मिनट पे है। तो समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे नीचे हम जाएं तो इक्वेटर है, तो इक्वेटर से अगर हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो अक्षांश बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर सबसे ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री आता है। तो 90 डिग्री आता है, तो इक्वेटर के सबसे करीब भारत का जो पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट पे है। और कन्याकुमारी जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है। तो ध्यान रखें कि मुख्य भूमि से पूछेगा तो कन्याकुमारी, और अगर भारत के दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो यहाँ हो जाएगा क्या, तो आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन, आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और अगर हम उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तर में सबसे ऊपर जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख है। तो लद्दाख में जो है वो आपका इंदिरा कॉल हो जाएगा। आपका इधर अरुणाचल प्रदेश में सबसे जो है वो आपका पूर्वी पॉइंट होगा, और इधर गुजरात में आपका सबसे दक्षिणतम पॉइंट होगा। तो ये भारत के चारों पॉइंट है। अभी और हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आप सभी समझ गए होंगे कि ये जो पॉइंट हुआ तो वो 8 डिग्री 4 मिनट पे हुआ। ये पॉइंट आपका जो है 37 डिग्री 6 मिनट पे हुआ, जो उत्तरी पॉइंट है, इंदिरा कॉल है। आपका ये पॉइंट जो पश्चिमी है ये देशांतर रेखा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण जो लाइन जोड़ती है वो देशांतर होती है, और पूरब से पश्चिम जो लाइन रहती है वो आपका अक्षांश रेखा होती है। तो यहाँ पर जो है वो आपका देशांतर रेखा है। तो यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट, तो ये 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट तक जाती है। तो ये आपका देशांतरीय विस्तार हुआ, और आपका जो है मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। जबकि बोलेगा क्वेश्चन में कि आपका भारत का जो है वो अक्षांशीय विस्तार क्या है, जब मुख्य भूमि नहीं दे तब फिर जो है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत का हिस्सा है और यहीं पे आपका इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो ध्यान रखेंगे कि मुख्य भूमि से अगर देगा तो कन्याकुमारी से हम लोग शुरू करेंगे, अगर जो है वो मुख्य भूमि ना दे तो फिर हम लोग इंदिरा पॉइंट से शुरू करेंगे। और इस तरह से आप सभी जो है इस क्वेश्चन को आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि दे दिया है, आप सभी लोग आंसर करें, यानी कि कन्याकुमारी से।
कन्याकुमारी से तो ऑप्शन है आपके सामने 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। सेकेंड है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री देशांतर। और नेक्स्ट है 6 डिग्री 4 से 31 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका आंसर करें सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य भूमि से दिया तो 1 नंबर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये तो समझ गए होंगे आप लोग। सेकेंड जो ऑप्शन है 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी, यानी कि ये देशांतरीय विस्तार भारत का है। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर हो गया। आपका 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 31 नहीं, ये 37 आप कर देंगे। आपका जो है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री पूर्वी जो है वो आपका क्या है, तो ये आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार है, यानी कि यहां में मुख्य भूमि हम नहीं लगा सकते हैं। यानी कि अगर हम इसको काट दें तो फिर इसका आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर इस लाइन को हम हटा दें जो कोस्ट के अंदर है तो इसको हटाएं तो जहां इसका आंसर चेंज होकर सी नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर ये आपका है मुख्य भूमि लग गया तो फिर आपका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। और जब देशांतरीय विस्तार कहेगा तो इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। आप सभी मैप में इसे अच्छा से एक बार देखकर समझ भी लेंगे, प्रॉब्लम हो तो आप फिर बताएंगे, हम एक बार समझा भी देंगे। तो इस तरह से आप सभी का एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, काफी मैप से समझने वाला है और जैसे जैसे हम समझा रहे हैं आप सभी समझेंगे और इसे फिर से 1-2 बार वीडियो को जो है वो आप रिकॉल करेंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ जाएं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के बीच देशांतरीय अंतर क्या है। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के बीच देशांतरीय अंतर क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अब कह रहा है कि पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के बीच देशांतरीय अंतर क्या है। तो अभी हम लोग देखें कि ये भारत के पश्चिमी देशांतर है जो कि गुजरात में है और यहाँ पर पूर्वी देशांतर है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें कि ये पश्चिमी देशांतर जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पे है, यानी कि इसका पॉइंट जो है वो 68 डिग्री लगभग है और यहाँ पर लगभग जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट हम बताए थे। तो 68 डिग्री देशांतर, टोटल देशांतर की संख्या 180 है, आप ध्यान रखेंगे। टोटल देशांतर 360, तो 180 प्लस 180 गुना 2 करेंगे तो 260, तो इस 360 यानी कि इसकी संख्या टोटल कितनी है, तो 360 है देशांतर रेखा की। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो है वो 360 आपका टोटल देशांतर रेखा है और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 68 डिग्री जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री से 97 डिग्री तक है। तो 68 और 97 और यहाँ से देखिए कि आप बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ग्लोब पर आप देखे होंगे कि 0 डिग्री से दोनों तरफ अगर हम पूरब जाते हैं तो उधर 180 डिग्री और जब पश्चिम जाते हैं तो उधर 180 डिग्री, तो इस तरह से टोटल 360 डिग्री हो जाता है। तो अभी हम पूर्वी देशांतर की ओर बढ़ रहे हैं, तो पूर्वी क्योंकि आप देखे थे कि भारत का विस्तार जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच है। तो इस तरह से 68 डिग्री से भारत का विस्तार शुरू होता है जो कि गुजरात के सर्करीक के पास से शुरू होता है और आपका जो है ये पहुंचता है अरुणाचल प्रदेश के वलांगू में। तो दोनों के बीच के कह रहा है कि देशांतरीय अंतर क्या है, तो ये दोनों के बीच का अंतर क्या है आप सभी लगभग निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो लगभग जो है वो 30 डिग्री अंतर हो जाएगा, 30 डिग्री अंतर होगा और यहीं से आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में समय की कितना अंतर हो जाएगी। आप सभी इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं 30 डिग्री का अंतर है और 30 डिग्री का अंतर है और आपको पता है कि 1 डिग्री में जो है वो 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, यानी कि 30 डिग्री में जो है कुल 120 मिनट का अंतर होगा, यानी कि लगभग 2 घंटा का अंतर हो जाएगा। 2 घंटा का अंदर जो है अंतर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में होता है। गुजरात में 2 घंटा बाद जो है सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश के मुकाबले, और 2 घंटा बाद जो है वो सूर्यास्त होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे क्योंकि दोनों के बीच में देशांतर का अंतर लगभग 30 डिग्री है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप सभी का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग अब इसका आंसर कर ले, सभी लोग इसका आंसर करें कि जो है इसका भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के बीच जो है अंतर कितना है। सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है, आप सभी लोग आंसर करें।
सभी लोग आंसर करें कि कर्क रेखा भारत के कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आप सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा को कहा जाता है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कर्क रेखा भारत के किस राज्यों से गुजरता है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री एक अक्षांशीय रेखा है, ध्यान रखना है। 23.5 डिग्री एक अक्षांशीय रेखा है कर्क रेखा, जो कि भारत के कुल 8 राज्यों से होकर, भारत के कुल 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है, ध्यान रखेंगे। जिसमें आपका जो सबसे पहले देखेंगे गुजरात, गुजरात से गुजरती है। फिर जो है वो आपका मध्य प्रदेश, गुजरात मध्य प्रदेश। फिर जो है वो आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से, गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आप देख सकते हैं कि झारखंड से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। फिर जो है आप देख सकते हैं कि जो है त्रिपुरा से, त्रिपुरा मिजोरम से। तो इस तरह से जो है वो ये भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। यहाँ पर आपका राजस्थान छूट गया है, लाइन मेरा सही नहीं चल पाया है, तो यहाँ राजस्थान हो जाएगा। तो कुल 8 राज्यों से, ध्यान रखेंगे कि कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आप सभी ये ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप सभी। तो इसका आंसर आप सभी लोग कर लें, सभी लोग इसका आंसर करें कि कर्क रेखा जो है वो भारत के किस प्रदेश से होकर गुजरती है, कितने से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 8। तो क्लियर हो गया होगा आप सभी का। तो इस तरह से आपसे जैसे क्वेश्चन पूछे आप सभी लोग इसका आंसर कर लेंगे। जीवन में एक बार जो फैसला कर लो तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते हैं। तो आप अगर ठान लिए हैं कि हमको जीवन में कुछ करना है, आप फैसला कर लिए अपने आप से, तो कभी भी आप पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि अगर आप पीछे देखते हैं तो आप जो है कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं, आप अपने इतिहास को नहीं रह सकते हैं। इसलिए जीवन में जो भी फैसला किए उस पर अडिग रहें और लगे रहें। अगर टिके रहते हैं तो एक न एक दिन आप सफल होंगे और आपका जो मंजिल होगा, जो लक्ष्य होगा, उसे आप हासिल कर लेंगे। कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अडिग रहना पड़ेगा अपने फैसले पर। और उस फैसले की क्यों नहीं कितना भी आलोचना हो, कोई भी कितना आलोचना करे, आपको उससे थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने पथ पर चलते चलें और एक न एक दिन आप अपने मंजिल को पा लेंगे। लेकिन इसके लिए ध्यान रहे, कभी मुड़ कर पीछे नहीं देखना है कि हम पीछे कहाँ हैं। तो इसलिए पीछे नहीं देखना है, बस आपको आगे देखना है और अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए चलना है। देखिएगा आप एक दिन इतिहास रचेंगे और आपके पीठ पे मेरा हाथ होगा। तो आप सभी जो है ऐसा करें, आप पे बहुत उम्मीद है, आप बेहतर करेंगे और आपके साथ जो है मैं हूं, तो आप तो विजेता बनेंगे ही, क्योंकि आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपका मार्गदर्शन जो हम कर रहे हैं। तो आप सभी जो है बिल्कुल, आप सभी से उम्मीद है कि आप बेहतर करेंगे और आपके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। आपको कहीं पे भी मुझसे ज़रूरत हो आप कहें, मैं हमेशा हेल्प करूंगा आपके लिए। जब इतना मैं मेहनत करके अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊंगा ताकि आप एग्जाम को क्रैक करें, तो आपके साथ तो हम हमेशा बने रहते हैं। तो बस आप सभी मेहनत करते रहें, आपसे कुछ नहीं, बस इतना ही हमको मांगना है कि आप सभी ईमानदारी से मेहनत करें, सभी लोग ईमानदारी से मेहनत करें, इसी में हमको बहुत खुशी मिलता है। ठीक है, और अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप एक न एक दिन जो है वो इतिहास बनाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत के एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब तो निकाल सकते हैं आप सभी इसका आंसर। अभी पीछे हम लोग बस देखें कि भारत के एक राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, सभी लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, सेकेंड है हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट है बिहार और नेक्स्ट है झारखंड। अभी ये क्वेश्चन हम बताएं कि भारत का एक राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है। ऑप्शन है आपके पास उपलब्ध है, आप सभी इसका आंसर करें। बिल्कुल इसका आंसर डी होगा, झारखंड से गुजरती है, बाकी की नेक्स्ट राज्यों से नहीं गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, अभी हम लोग देख चुके हैं इस क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है आज का, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी लोग तैयार हो जाएं कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करने के लिए रेडी हो जाएं कि कौन निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करें, कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। ऑप्शन है अगरतला, सेकेंड है गांधीनगर, नेक्स्ट है जब्बलपुर और उसके बाद है उज्जैन। तो सभी लोग इसका आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जो है सबसे निकट है कर्क रेखा के, तो ध्यान रखें इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, गुजरात का गांधीनगर। गुजरात का गांधीनगर जो है वो सबसे निकट आता है आपका कर्क रेखा से। ध्यान रखेंगे ये आपका गांधीनगर 23 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो ध्यान रखेंगे कि 23 डिग्री 13 मिनट जो कि काफी निकट है, तो इस तरह से सबसे निकट अक्षांश पर गांधीनगर स्थित है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है और गांधीनगर 23 डिग्री 13 मिनट पर स्थित है, जबकि अगरतला आपका 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी पर स्थित है। जब्बलपुर 23 डिग्री और 11 मिनट पे है। तो सबसे निकट जो है ध्यान रखेंगे कि आपका गांधीनगर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन विभाजित करती है। आप सभी लोग आंसर करें। 23.5 डिग्री दक्षिणी, 23.5 डिग्री उत्तरी, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी। तो आप सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लगता है कि जो है बी और सी एक ही ऑप्शन आ गया है क्या, बी और सी लगता है कि एक ही ऑप्शन टाइप हो गया है। तो आप सभी लोग निकाल लें इसका आंसर, आप सभी लोग निकालें कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कितना इंटरेस्ट आ रहा होगा आज के क्वेश्चन में, कितना मजा आप सभी को आ रहा है। काफी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि जो है आप सभी इससे परिचित होंगे और सीखें, आप सभी सीखें, क्योंकि आपके लिए ही मैं जो है इतना अच्छा कंटेंट लाता हूं ताकि आपको अच्छा से सिखाया जा सके। तो इस तरह से आप सभी सीखें, थोड़ा सा भी जो है वो डाउट रहे आप जरूर बताएं ताकि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। तो अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटी है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, क्योंकि 23.5 डिग्री बीचों बीच है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री उत्तरी, यानी कि बी और डी दोनों आंसर हो जाएगा। तो आप सभी इसका आंसर सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, आप सभी लोग इसका आंसर करें। ऑप्शन 1 नंबर झारखंड, सेकेंड है मणिपुर, नेक्स्ट है मिजोरम और उसके बाद है त्रिपुरा। जब तक आप मैप को नहीं देखेंगे तब तक ये सारा क्वेश्चन आपका नहीं क्लियर हो सकता है। क्वेश्चन है कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है कौन, आप सभी को आंसर करना है। कर्क रेखा के उत्तर में कौन स्थित है, आप सभी निकाल सकते हैं आंसर। खोजे सभी लोग आंसर कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा है, आप सभी लोग आंसर करें। तो देखिए ये हमारा जो है कर्क रेखा है और इसी के उत्तर में देखिए सटा हुआ मणिपुर है, यानी कि इसका आंसर मणिपुर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको मैप याद है तभी आसान है, अगर मैप याद नहीं है तो फिर जो है वो बहुत टफ है ये सारा क्वेश्चन। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर मणिपुर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जून माह में निम्न में से कहां दिन की अवधि ज्यादा होगा। जून माह में दिन की अवधि सबसे ज्यादा कहां होगा, आप सभी लोग इसका आंसर करें। जून माह में दिन की अवधि जो है सबसे ज्यादा कहां होगा। ऑप्शन है हैदराबाद, सेकेंड है चेन्नई, थर्ड है भोपाल, नेक्स्ट है दिल्ली। तो जून माह में निम्न में से कहां दिन की अवधि ज्यादा होता है, सभी लोग आंसर करें। आप पढ़े होंगे पहले कि सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ना शुरू हो जाती है, पीछे हम लोग बताए हैं। तो 21 जून को सूर्य उत्तरायण की स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस दिन जो है सर्वोच्च बिंदु पर, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। इसमें जो है वो कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिन की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त में देखें अगर हम जो है दिल्ली की स्थिति पूरे ऑप्शन में, तो यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगा क्योंकि जो है ये कर्क रेखा के उत्तर में आ जाती है। तो इस तरह से जैसे ही कर्क रेखा से ऊपर जाने पर देखें तो दिन की अवधि बढ़ने लगती है। तो कहाँ दिन की अवधि बढ़ेगी जून में,
तो दिल्ली में बढ़ेगी, ध्यान रखेंगे। 21 जून में जो है वो सबसे सर्वोच्च बिंदु पे रहती है, तो दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कौन है, आप सभी को आंसर करना है। सभी लोग आंसर करेंगे। आपके सामने जो है मैप है, आप इसको देख सकते हैं। ये रेखा है भारत का IST लॉन्गिट्यूड, ध्यान रखना है। भारत के जो है वो लॉन्गिट्यूड यही है, तो आपको जो है यहाँ से आंसर करना है। यही क्वेश्चन है कि भारत का जो है मानक समय का जो है वो निर्धारण कौन सा रेखा करता है, कितना डिग्री प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है, तो आप सभी इसका आंसर करें। तो यही रेखा है जिसे 82.5 डिग्री ईस्ट यानी कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर IST लॉन्गिट्यूड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि जो ये रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है 82.5 डिग्री। अभी हम लोग कर्क रेखा देखें कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और सारे को मैप से देख लिए हम लोग। अब ये IST है तो आप इसे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप देखें कि आपको जो है उत्तर प्रदेश से गुजर रही है। सेकेंड में आप देखें यहाँ पर कि जो है वो मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, ये शायद पुराना मैप आ गया है आप लोग के लिए, यहाँ छत्तीसगढ़ होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ है, आप सही कर लेंगे। यहाँ जो है वो आपका जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़, फिर जो है ओडिशा हो जाता है, फिर आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें आपका जो है उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उसके बाद जो है वो ओडिशा हुआ और आंध्र प्रदेश हुआ। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो आप सभी को मैप से देख सकते हैं। तो 82.5 डिग्री भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और आप सभी को देख लिए। तो आप सभी इसका आंसर कर लें, सभी लोग इसका आंसर करें। सारे देशांतर को कौन सा भारत के प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि आंसर डी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है। किस नगर से होकर गुजरती है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी हम लोग देखे थे उत्तर प्रदेश के किस नगर से, तो ऑप्शन है नागपुर, नेक्स्ट है दिल्ली, थर्ड है पटना, फोर्थ है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री, ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, तो ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरती है, यानी कि 82.5 डिग्री रेखा नहीं गुजरती है किससे। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकेंड है छत्तीसगढ़, थर्ड है महाराष्ट्र और फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर तो आपके लिए अब काफी आसान लग रहा होगा, आप तो निकाल सकते हैं। इसका आंसर सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें कि भारतीय मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से। तो सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें। तो बिल्कुल इसका आंसर सी नंबर होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारतीय मानक समय का यमोत्तर यहाँ से नहीं गुजरती। अभी हम लोग देखें कि भारत के 6 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उसके बाद आंध्र प्रदेश से ये रेखाएं गुजरती है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय और IST एवं ग्रीनविच माध्य समय, यानी कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय के बीच के अंतर कितना है। आप सभी आंसर, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय में अंतर क्या है। 4.5 घंटा, 5.5 घंटा, 5.5 घंटा माइनस 4.5 घंटा। तो इसका आंसर करें, भारतीय मानक समय और IST के बीच कितना का अंतर है, आप सभी लोग आंसर करें। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर 4.5 घंटा। 4.5 घंटा जो है वो भारत के मानक समय का अंतर है, तो ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो है। सॉरी, इसका आंसर आप चेंज करेंगे, इसका आंसर बी नंबर होता है 5.5 घंटा, यानी कि भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। आप सभी इसे ध्यान रखेंगे, यानी कि जो है 5.5 घंटा भारतीय समय से आगे है, ध्यान रखेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यही हमारा जो है वर्ल्ड मैप में आप समझ सकते हैं कि जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि यही 0 डिग्री है।
ठीक है, यही 0 डिग्री जो कि प्राइम मेरिडियन है, लंदन से ऊपर गुजरती है, यहाँ यूरोप लंदन से, और यह जो है यहीं से समय का निर्धारण होता है, ध्यान रखेंगे। अगर ये 0 डिग्री से इधर जो है, ध्यान रखेंगे, ये आपका ईस्ट है और ये आपका जो है वेस्ट है, तो अगर जो है वो हम ध्यान रखें कि 0 डिग्री से ईस्ट की ओर जा रहे हैं, तो हर 1 डिग्री में 4 मिनट समय बढ़ता है, और 0 डिग्री से अगर पश्चिम जा रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं, तो हर 1 डिग्री में 4 मिनट समय घटेगा, यानी कि 1 डिग्री देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है, और पूरब बढ़ेंगे तो 4 मिनट आगे बढ़ेगा 1 डिग्री में, और पश्चिम बढ़ेंगे तो समय घटते चला जाता है। अब इसी पे आपको एक क्वेश्चन बनाना है, आप सभी लोग इसका आंसर करें। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, पूर्वाह्न आप लोग समझ रहे हैं ना, पूर्वाह्न AM होगा या PM होगा, पूर्वाह्न AM होगा या PM होगा, आप सभी लोग आंसर करें। ध्यान रखें कि पूर्वाह्न आपका AM होता है, ठीक है, तो 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग के स्थानीय समय क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करें। 2-3 क्वेश्चन है आपके लिए ऐसा, आप सभी लोग आंसर करें। 1 मिनट समय देते हैं आपके लिए, आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करें। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग के स्थानीय समय क्या होगा? शिलोंग के स्थानीय समय क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से, आप सभी लोग इसका आंसर करें। क्वेश्चन है कि पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, यानी कि 10 AM हो रहा है, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का समय निकालना है। समय है आपके पास, जल्दी से आंसर करें। तो आप इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे। जैसे कह रहा है कि 10 बजे हैं कहाँ, तो भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, यानी कि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं कहाँ पर, तो भारत में। तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का समय निकालना है। अब अगर हम मानते हैं कि 82.5 डिग्री पर 10 बज रहा है और 92 डिग्री पर आपको समय निकालना है, तो अगर हम बात करते हैं 10 बजे कहां पर, तो 82.5 डिग्री पर अगर 10 बजे हैं, तो आप क्या करेंगे कि जो 92 डिग्री पर निकालना है, तो यहां पर जो है वो 92 डिग्री में से जो है वो 82.5 डिग्री को घटा देंगे। ध्यान रहे कि 92 में से जो है वो 82.5 डिग्री को आप घटाएंगे, तो कितना प्राप्त होगा आपके पास, तो आपको जो है वो लगभग प्राप्त होगा कितना, तो 9.5 डिग्री आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो 9.5 यानी कि 9.5 आपको प्राप्त हुआ। तो इसमें आप क्या करेंगे, इतना डिग्री प्राप्त हुआ, तो इसमें आप जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपको कितना बचेगा, यानी कि आपका जो है यहां से 38 मिनट आ जाएंगे, ठीक है। 38 मिनट आ गए, तो आप कह सकते हैं कि भारतीय मानक समय पर जो है पूर्वाह्न के 10 बज रहे थे, तो आपका जो है वो 92 डिग्री पर 9:38 होगा। आपका आंसर यही ना होगा। आपका जो है वो भारतीय 10 बजा था ना, तो अब 10 में हम क्या ऐड करेंगे, 38 को ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर बी नंबर होगा, 10:38 हो जाएगा। तो भारतीय मानक समय यानी कि 82.5 डिग्री पर 10 बजा है, तो 92 डिग्री पर क्या होगा, यानी कि आपका जो है वो 9.5 डिग्री का अंतर हो रहा है, यानी कि इसमें 4 से गुना करेंगे तो 38 मिनट आएगा। तो हम 10 बजे में ऐड करेंगे कि 82.5 के बाद में 92 आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में कि यहाँ पर जो है 120 है, यहाँ बढ़ते जा रहा है। तो 82.5 पर अगर हम मान रहे हैं कि 82.5 अगर जो है वो यहाँ पर लगभग पड़ रहा है 82.5, तो यहाँ पर 82.5 है, और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 92, तो इस तरह से पूरब की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा तो आपका जो है वो 9.5 में हम जो है 9.5 में हम 4 से गुना करेंगे तो 38 मिनट आया, यानी कि 82.5 पर आपका जो है 10 बज रहे हैं, तो 92 डिग्री पर जो है 10:38 होंगे। कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटा का अंतर है।
आप सभी लोग इसका आंसर करें। अभी हम पीछे आपको बताए थे आपको कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर है। तो 30 डिग्री के अंतर है, तो आप सभी इसका आंसर निकालें। 30 डिग्री का अंतर है तो कितना घंटा का अंतर है? तो आप सभी के पास ऑप्शन है 1 घंटा, सेकेंड है 2 घंटा, थर्ड है 3 घंटा और फोर्थ है 1.5 घंटा। आप सभी लोग आंसर करें, आराम से इसका आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांगू के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो आप सभी इसका आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप समझ जाएंगे तो काफी जो है अच्छा से समझे इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है ये सब। अगर आपको आ गया तो बहुत मन लगेगा इस सारे क्वेश्चन को बनाने में। तो अभी हम बताएं कि 30 डिग्री का अंतर है, क्योंकि भारत का जो है वो पूर्वी देशांतर जो है वो देखे थे, पूर्वी देशांतर 97 पर था और पश्चिमी 68 पर था। दोनों के बीच लगभग जो है वो 30 डिग्री का अंतर था। 30 डिग्री में जो है अंतर था, यानी कि जो है वो 30 गुना हम क्या करेंगे, 30 में 4 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा? तो 30 गुना 4 करेंगे, यानी कि जो है 30 गुना 4 करेंगे तो कितना आया, यानी कि आपका 120 आ गया। 120 आया तो कितना घंटा? 120 मिनट आया तो कितना घंटा होगा? इसमें 60 से भाग देंगे तो 2 घंटा, यानी कि दोनों के बीच में 2 घंटा का अंतर है। कितना आसान क्वेश्चन था। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि भारत के गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटा का अंतर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन है कि जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर जब सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति किस यमोत्तर पर है? आप सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर जब सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति किस यामोत्तर पर है? क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय यानी कि 82.5 डिग्री पर जो है वो अर्धरात्रि यानी कि 12 बज रहे हैं। अर्धरात्रि की मतलब यही कि 12 बज रहे हैं, यानी कि 82.5 डिग्री पर 12 बज रहे हैं। तो फिर कह रहा है कि 6 जो है वो कितने डिग्री पर बजेगा? आप सभी लोग आंसर करें। 1 मिनट समय देते हैं, आप सभी आंसर करें। तो आप समझे इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है। पहले तो कह रहा है कि यामोत्तर पर अर्धरात्रि और एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, यानी कि सुबह को 6 बजता है, और यामोत्तर यानी कि 82.5 डिग्री पर रात है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पर 12 बजे रात है। तो जब हम पूरब की बढ़ेंगे तभी तो समय बढ़ेगा, क्योंकि सुबह तो पूरब में पहले होता है। तो अगर हम बात करें तो आगे बढ़ेंगे तो 6 बजता है, यानी कि 12 से 6 तो 6 घंटा हो जाएगा। तो 6 घंटा होगा तो हम क्या करेंगे, 15 में जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 में 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? तो आपका जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कि भारतीय मानक समय से जो है कितना डिग्री आगे है? तो वो 90 डिग्री आगे है, ध्यान रखना है। भारतीय मानक समय से वो 90 डिग्री आगे है। अब कह रहा है कि जो है तो उस स्थान की स्थिति किस पर होगा? तो अब तो आसान हो गया। जो भारत का यामोत्तर जो है 82.5 डिग्री था, तो 82.5 में हमको क्या करना है? 82.5 में हमको 90 को ऐड कर देना है। 82.5 में हम क्या करेंगे? 90 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 82.5 में आप 90 डिग्री को ऐड किए तो कितना प्राप्त होगा? तो प्राप्त होगा आपका जो है वो 172 डिग्री 30 मिनट। आपका आंसर आ गया। कितना आसान था। तो 82.5 डिग्री पर 12 बज रहा है, तो सुबह के 6 बजेगा, यानी कि जब हम पूरब बढ़ेंगे तभी तो सुबह होगा। समय बढ़ रहा है, क्योंकि पीछे जाएंगे तब तो समय घट जाएगा पश्चिम की ओर, जो कि आपको पहले ही हम बता चुके हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो 6 बजता है, तो 6 घंटा। तो हम क्या करेंगे? 15 में 6 से जो है वो गुना करेंगे। 15 में 6 से गुना करें तो 90 आ गया, और आपका जो है वो 90 आया तो जो है दोनों को ऐड कर दिए। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को, क्योंकि हम 15 में इसलिए क्या किए हैं कि 1 घंटा में 15 डिग्री ना, हम डिग्री लिए तो 15 डिग्री जो है, क्योंकि जो है 1 घंटा में 15 डिग्री होते हैं। आप समझेंगे इस क्वेश्चन को। 1 घंटा में 15 डिग्री, क्योंकि 15 गुना 4 करेंगे तो कितना होता है? 60। तो 1 घंटा में जो है 15 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम जो है वो 6 से गुना किए तो 90 डिग्री हमारा आया। उल्टा क्वेश्चन था ये,
और इसके बाद ऐड किए तो हमारा इतना आ गया। तो इस तरह से आपके लिए आज के काफ़ी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं करा दिया। आप सभी इसे 2-4 बार रिकॉल करेंगे और एक सारे 3-4 जो क्वेश्चन थे आप इसे बनाएंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बेहतर कर सकें। तो देखिए आपके लिए मैं कितना अच्छा क्वेश्चन लाता हूं ताकि आप एग्जाम को क्रैक करें। तो आप सभी भी अच्छा से मेहनत करें और अपने लक्ष्य की ओर समर्पित रहें ताकि आप बेहतर कर सकें और अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। तो आज यहीं तक। सवाल हमारा जवाब आपका कल से रहेगा, क्योंकि आज तो भारत का भूगोल शुरू ही किए हैं, कल से हम टेस्ट लेंगे। तो आप सभी को आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी इस बीच जो है पुराने जितने पीछे वीडियो हैं सभी को देखते रहें और अपने टेस्ट के लिए बेहतर से बेहतर ढंग से तैयारी करें ताकि आप टेस्ट में बेहतर कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट।